हेलो वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर केडी पाठशाला पे। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारी बेहतरीन सी 12th क्लास की यूपी बोर्ड की फिजिक्स चल रही थी हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, विशेषकर उन स्टूडेंटों के लिए जो यूपी बोर्ड से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं और उन्हें एक न्यूमेरिकल कंटेंट और मतलब ऑब्जेक्टिव कंटेंट अच्छा नहीं मिल पाता। तो हमारी यही प्रयास है अपने यूट्यूब यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि भैया हम एकदम बेहतरीन तरीके से आपके क्या करवाने वाले हैं, न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं, आपके डेरिवेशन करवाने वाले हैं, आपकी थ्योरी करवाने वाले हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसे कि आप सभी देखते होंगे, जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो पाते, न्यूमेरिकल भी हो जाते हैं, डेरिवेशन भी होते हैं, थ्योरी भी। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज लाने वाले हैं। जैसे हमारी फर्स्ट फिजिक्स खत्म हो जाएगी, 12th चैप्टर है, ये कुमार मित्तल के अकॉर्डिंग, एक कुमार मित्तल की फेमस बुक है न्यूटन पब्लिकेशन की, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 है। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है ये। और कहीं कहीं इसका नाम इलेक्ट्रिक करंट आता है या कहीं कहीं लिखा हुआ इलेक्ट्रिक कंडक्शन आता है। तो आप इससे बेफिक्र रहिए, आपको इसके टॉपिक का बिल्कुल कंप्लीटली वो मिलने वाला है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पहला मैं आपको बता दूं कौन कौन सी चीजों को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो एक बार सबसे पहले हम, आपने ये नोट कर लिया चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले हमारे चैप्टर नंबर 4 तक के लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 19 तक के हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाकर हमारे चैनल पे विजिट करो वहां पे, ठीक है। और जो पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भैया। तो लेक्चर 20 में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहले उनके बारे में आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भैया करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट को समझेंगे, यानी कि विद्युत धारा का जो कंसेप्ट है वो कैसा कैसा काम करता है, उस बात को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे भैया? रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि प्रतिरोध के बारे में देखेंगे, ठीक है। और प्रतिरोध के तुरंत बाद हम क्या देखेंगे? ओम्स लॉ देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? हम ओम्स लॉ। फिर ओम्स लॉ के बाद कॉम्बिनेशन, यानी कि ओम का नियम देखेंगे, ओम का नियम देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम जो है क्या देखेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, वैद्युत धारा क्या होती है, ठीक है भैया। तो वैद्युत धारा के बारे में अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वैद्युत धारा के बारे में अच्छे से देख लेते हैं, क्या होता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं? अच्छा, आपने एक चीज नोट करी होगी, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, आई इजकल टू क्यू बाई टी। आई इजकल टू क्यू बाई टी। क्यू हमारा किसका काम करता है यहाँ पे? चार्ज का, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम आवेश। और ये क्या है हमारा? ये क्या है? टी क्या है? समय है, टाइम है हमारा। ये क्या है? समय है। और आई जो है हमारे पास, ये जो आई है हमारी, यही इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन होगी? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के, यानी कि ये आपको पता लग गया होगा, अगर चार्ज फ्लो होने के रेट को हम करंट कहते हैं, यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम में एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, आवेश, आवेश प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज with respect to with respect to time, with respect to time is called electric current, electric
करंट। क्लियर होगी डेफिनेशन। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कह लगे कि आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा होती है या चार्ज फ्लो के रेट को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा करंट कहते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, ये तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी यहाँ से, ठीक है जी। अब मैं अगर इसकी एसआई यूनिट की बात कर लगूं, एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है आई का, तो आप क्या होगा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एसआई वो होता है एम्पियर। या कहीं कहीं अलग यूनिट भी पूछ ली जा सके, मान लो अलग मात्रक भी पूछ लिया जा सके, तो इसका मात्रक है ये क्या है, क्यों क्या होता है, कुलाम। चार्ज है, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कुलाम। और टी बोले तो टाइम, कुलाम अपॉन टाइम क्या होता है हमारे पास, आई होता है। क्लियर होगी ये वाली बात, आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। एक नोट पॉइंट और लिख देंगे बड़ा बेहतरीन सा, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि आई कैसी राशि होती है, तो आई भैया अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। आई कैसी क्वांटिटी होती है, यहाँ पे बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि होती है। यानी कि इसमें दिशा का इतना मैन रोल नहीं होता, आप इसे डायरेक्टली बीजगणितीय योग की हेल्प से ऐड कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ कि आई स्केलर क्वांटिटी क्यों है। आई होप यहां तक की बात सभी को क्लियर होगी होगी, नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो जी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर। चलो चलो जी देखो, अगर मैं आपसे कह लगूं एक इधर से करंट आ रही है, मान लो इधर से आ रही है, मान लो 2 एम्पियर की, और एक करंट इधर से आ रही है मान लो 3 एम्पियर की, तो यहाँ पे जब ये आगे चलेगी करंट, मान लो आगे करंट चलेगी, तो आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो इसे, यानी कि 2 + 3 एम्पियर, 2 + 3 एम्पियर। इसका मतलब है 5 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो हो रही होगी अब। तो मतलब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसे ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली क्या कर सकते हो भैया, ऐड कर सकते हो। जबकि वेक्टर में कुछ अलग कहानी होती है, वहां पे अलग रूल को अप्लाई करके चलना होता है। तो आई का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं, एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है जो इसका दुश्मन है आई का, जो वैद्युत धारा का क्या करे, विरोध करे, वो प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, जो वैद्युत धारा का विरोध करे वो प्रतिरोध कहलाता है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है जी, इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है यहाँ से। रेजिस्टेंस के बारे में कि प्रतिरोध क्या है ये नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट ओम्स लॉ के बारे में पूछेगा आपसे, प्रतिरोध क्या होता है। तो वैद्युत धारा का अपोज करता है ये, यानी कि वैद्युत धारा का क्या करता है, वैद्युत धारा का विरोध, वैद्युत धारा का विरोध करने वाला, करने वाला कारक। यानी कि क्या करेगा, करंट का, करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा, करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है जी, रेजिस्टेंस। और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से। और इसकी जो एसआई यूनिट होगी हमारी, एसआई यूनिट जो होगी वो रहेगी ओम। एक बहुत बढ़िया नाम आ गया है ओम। तो अब यहां से ये चीज तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन अब जो चीज आपसे एग्जाम में पूछेगा वो है ओम्स लॉ। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक की बात सभी को क्लियर हो गई होगी। चलो जी, अगली हेडिंग लिखेंगे ओम्स लॉ, और इंपोर्टेंट कर दो ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम, ओम का नियम। ओम्स लॉ क्या है, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास सपोज करो ये तार है और इसमें मैं करंट फ्लो करा रहा हूं, करंट फ्लो करा दी। अब ये तार पहले मान लो जैसा आपको ये दिखाई दे रहा ना, इसकी मोटाई जितनी है, जो ऐसे का ऐसे दिखाई दे रहा करंट फ्लो होने के बाद भी, तो फिर इसमें ओम्स लॉ काम कर जाएगा। अगर यदि इसमें मैंने करंट फ्लो कराई और इस तार को पकड़ने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, या फिर ये पिघल गया, या इसकी मोटाई बढ़ गई, या लंबाई चौड़ाई बढ़ गई, यानी कि फिजिकल स्टेट में यदि चेंज ना हो वह, तो ओम्स लॉ यहाँ लगेगा लगेगा। अब ओम्स लॉ लगाने का क्या तरीका है वो डेफिनेशन में आपको बता देता हूं। यदि
यदि वैद्युत धारा प्रवाह के समय, यानी कि जब हम करंट फ्लो कराएं इसमें, ठीक है, प्रवाह के समय तार या चालक की, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो गया, आकार हो गया, भाई टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाहिए उसका, आकार नहीं बढ़ाना चाहिए, तार बहुत बड़ा हो गया, आदि ना बदले, तो तार के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V हो तो क्या होगा, R इजकल टू हमेशा V अपॉन I रहने वाला है, यानी कि V और I का रेशो कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। V और I का रेशो कैसा रहने वाला है भैया, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यदि V अपॉन I का रेशो कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला, तो यहाँ पे कौन सा लो लग जाओगा, ओम्स लो लग जाओगा। क्लियर है ये वाली बात। यानी कि अगर हमारे पास कोई तार है और उसमें करंट फ्लो कराया, और करंट फ्लो कराने के बाद में इस तार की भौतिक अवस्था ना बदले, फिजिकल स्टेट ना बदले, तो इसके सिरों पर, यानी कि एक ये सिरा है इसका, एक ये एंड है, ये दो एंड है, इन पर लगने वाला विभवांतर यानी कि V और I का रेशो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि यहाँ पे भी जितना रेजिस्टेंस लग रहा होगा उतना रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लग रहा होगा। इसका मतलब है ओम्स लॉ का अगर ग्राफ की बात करने लगूं, बहुत बेहतरीन सा ग्राफ बनता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना भैया। ओम्स लॉ का बड़ा बेहतरीन सा ग्राफ आता है, बिल्कुल सीधा, यानी कि कहीं भी आप वैल्यू देखोगे तो कैसी आओगी, एकदम सीधी वैल्यू आने वाली है। ठीक है भैया, जल्दी से नोट डाउन कर लो यहां तक की बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक विशेष बात और आपको बता दूं, आप किसी भी ग्राफ में कैसे पहचानेंगे कौन सी चीज पहला आनी है, कौन सी चीज बाद में आनी है। देखो, जो वैल्यू ऊपर रह कर वो वाली वैल्यू यहाँ पे होती है एक्स एक्सिस में, जो वैल्यू नीचे रहेगी वो यहाँ पे रहती है, और जिस वैल्यू की हम वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू हमारी यहाँ पे रहती है, यानी कि ये रहती है। ठीक है, जब आप इसे प्रैक्टिकल में भी रीडिंग करोगे तो पॉइंट 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 ऐसा आते चले जाओगे किसी भी चीज के लिए। और विशेष बात, जल्दी से बताओ, ओम्स लॉ क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बताओ, ओम्स लॉ क्लियर हो गया। यानी कि यदि वैद्युत धारा प्रवाह के समय तार या चालक की भौतिक अवस्था है, अ, ताप, तार की जगह यहाँ पे क्या कर लो भैया, ताप कर लो, क्या कर लो भाई, यहाँ पे ताप कर लो, ताप, आकार आदि ना बदले, तो तार के सिरों पर लगने वाला विभवांतर V हो तो R इजिकल टू क्या होगा, V अपॉन I होगा। यानी कि इस ग्राफ को अगले वाले पेज पे समझाता हूं। अगर कोई आपसे कह लगा कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे देखना है, तो थोड़ा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे ओम्स लॉ का ग्राफ देखो, ओम्स लॉ के ग्राफ से रिलेटेड कहानी समझो। अगर मैं आपसे कह लगूं क्या कि भैया R इजिकल टू V अपॉन I है, अगर कोई नॉर्मल पहली बार बच्चा ग्राफ बना रहा है, पहली बात मैं आपको बता दूं, ग्राफ बनाते वक्त बहुत सावधानी की जरूरत रहती है, और लेकिन ग्राफ बनने का एक तरीका होता है, यदि छोटी सी बात टीचर द्वारा बता दी जाए तो बहुत फायदा मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, चलो मैं बिल्कुल सीधी लाइन ही ले लेता हूं, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं छोड़ता हूं मैं यहाँ पे जिससे कि आपको कोई दिक्कत समस्या किसी प्रकार से होवे। मैं थोड़ी सी मोटी लाइन ले लूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे यार यहाँ पे। ठीक है, देखो भाई, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, कैसी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, कैसी होगी, एक्स एक्सिस, और ये होगी हमारी वाई एक्सिस। क्लियर है ये वाली बात, यानी कि ये तो होगी हमारी एक्स एक्सिस और ये होगी हमारी वाई एक्सिस, ये बस लिखने को है। वैसा अब क्या है कि जो ऊपर रहे यहाँ पे वो हमेशा यहाँ पे रखना तुम्हें, और जो नीचे रहे उसे हमेशा यहाँ पे रखना, और जिसकी वैल्यू निकाल लो वो हमें रिजल्ट में मिलता है। तो पता ये कैसा होगा तुम्हारा, ये जो आने वाला है, इसका जो आने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, बिल्कुल सीधा। जब लैब में इसका प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बिल्कुल सीधा मिलेगा। ये क्या आएगा हमारे पास, आर आएगा, तो इसका मतलब है V किस में मिलेगा, यहाँ पे ये वोल्ट में मिलेगा,
और आई किस में मिलेगा, यहाँ पे एम्पियर में मिलेगा। तो ये जब आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो आप देखोगे, और ये हमेशा ग्राफ जो आया है ये हमेशा वेरीफाई होता है, यानी कि ओम लॉ किसके लिए ट्रू होता है, हमेशा जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओम्स लॉ ट्रू, ट्रू फॉर ओनली मेटल, 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 यानी कि ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम केवल, केवल धातुओं के लिए सत्य है। धातुओं यानी कि जो मेटल होती है धातुओं के लिए ये सत्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कदार एक वर्ड अब आप ये समझ लो कि ज्यादातर मतलब 100% के केस में मेटल के लिए सत्य है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि मिक्स मेटल के लिए भी ओम्स लॉ वेरीफाई होता है। यदि आपको ऑप्शन में मेटल के अलावा मिक्स मेटल मिल रहा तो वहां पे भी आप टिक कर सकते हो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे मेटल रहनी चाहिए। क्लियर होगी ये वाली बात, यानी कि ओम्स लॉ का ग्राफ कुछ जब आप प्रैक्टिकल करते हो, आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी भाई, क्लियर होगी। और ये वाली बात थी। अब देखो जब आप प्रैक्टिकल करते हो, ये प्रैक्टिकल केस है आपका, ये प्रैक्टिकल केस है। जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आप एक रीडिंग यहाँ पे आती है आपकी, एक रीडिंग ऐसा ऐसा आएगी, आप टिप लगाते चले जाओगे ऐसा ऐसा। तो जब आप सीधी लाइन खींच के देखोगे यहाँ पे तो ये बिल्कुल सीधी आ रही होगी, तो हम कह देंगे कि हाँ ओम्स लॉ क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। क्लियर है, जब आपने प्रैक्टिकल करा होगा तो आपको ये चीज वहां पे समझा दी होगी। ठीक है, चलो जी। अब मैं आपको एक बेहतरीन सी बात बताता हूं। तो ओम जैसा ओम्स लॉ के आधार पर दो चीज होती है, एक तो होता है ओमिक, ओमिक सर्किट, एक होता है अनोमिक या नॉन ओमिक कह दो, नॉन ओमिक सर्किट। इसे बोलते हैं ओमीय परिपथ। क्या बोलते हैं भैया, ओमीय परिपथ। और दूसरा होता है अन ओमीय परिपथ। ये पूछ लिए गए थे भाई 2 नंबर में, तो इस वजह से मैं इसे बता के चल रहा हूं यहाँ पे कि ओमिक वाले कौन से होते हैं कौन से ना। देखो दोनों अगर 2 नंबर पूछे जा रहे हैं तो ये वाले जैसे नाम से पता लग रहा होगा ओमिक सर्किट, यानी कि ये ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यानी कि फॉलो कौन सा है, फॉलो ओम्स, ओम्स लॉ। ये ओम के नियम का, ओम के ऐसे टेबल बना के लिख कर गए एग्जाम में, नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं। अब पालन करने का क्या मतलब है, तो इसके ग्राफ कैसे आने वाले, बिल्कुल बढ़िया आने वाले, सीधे एकदम ऐसा होंगे, ऐसा ही। ये हमारा क्या है यहाँ पे, इधर V है, ये I है, तो ये किसे दिखा रहा है, यहाँ पे एक ये मेटल को दिखा रहा है, मेटल को दिखा रहा है, या फिर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंडक्टर को दिखा रहा है। तो जो कंडक्टर या मेटल से मिलकर बना हुआ रहा होगा, यानी कि जो चालक धातु या चालक से मिलकर बना रहा होगा, धातु या एक ही बात है, और कहीं कहीं दिखानी होती है ये चीजें। तो मतलब इस तरीके से ग्राफ होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं इस वाले केस में डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, यानी कि ये ओम का नियम का पालन नहीं करते। यानी कि नॉन ओमिक सर्किट कैसे होते हैं, ये ओम के नियम का, नियम का पालन नहीं, नहीं करते हैं। ये ओम के नियम का पालन नहीं करते भाई, तो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा तो ग्राफ कुछ अलग उल्टा सीधा, सीधी लाइन का नाम है ऐसा होगा, कहीं बढ़ गया कहीं घट गया। ठीक है, यहाँ पे V और कहीं यहाँ पे I, जैसा टॉर्च बल्ब जो होता है ना, टॉर्च का जो बल्ब होता है वहां पे ऐसा नहीं होता। टॉर्च के बल्ब में ओमिक्स अनोमिक नो या नॉन ओमिक सर्किट की कंडीशन होती है, कहीं बढ़ रहा कहीं घट रहा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मेटल के लिए एकदम बिल्कुल सीधा है। क्या आपको समझ में आ गया, 2 नंबर में इतना ही काम कर देगा आपका। आप थोड़ी से और बना सकते हो कि ऐसे परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता, अनोमिक कैसे होते, ओमिक
और जिसमें ओम के नियम का पालन होता है, मतलब ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप अपने अनुसार। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है सभी को। आई होप यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर होगी होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। अब मैं आपको रेजिस्टेंस का सिस्टम समझा देता हूं, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन समझा देता हूं कि रेजिस्टेंस को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। दो तरीके से जोड़े जा सकते हैं भैया, और फिर इसके न्यूमेरिकल भी जैसा हमने कैपेसिटर वाले करे थे ना, ऐसे इसके न्यूमेरिकल चलेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि पहला तो हम जोड़ेंगे सीरीज फॉर्मेट में, यानी कि श्रेणी क्रम में, और एक जोड़ेंगे पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में, तो पहला ले लेते हैं सीरीज में। क्या किस में ले लेते हैं? सीरीज में। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत आसान है, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर आगे तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा, या 1 बाय 1 ले लो, एक साथ ही ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या ले लेता हूँ, सीरीज में ले लेता हूँ। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाएगा, थोड़ा ध्यान समझना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझना। देखो ऐड करने का तरीका सबको पता लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका बहुत कम पता लगेगा। ठीक है, चलो तो सीरीज कॉम्बिनेशन को ले लेते हैं हम। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसा कैसा ऐड करते हैं, क्लियर होगी ये वाली बात? देखो अब सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे ऐड करना मैं आपको बता दूं। एक रेजिस्टेंस ऐसा मिलेगा आपको इस तरीके से, ऐसा ऐसा अगर दिखाई दे रहा आपको ऐसा, ठीक है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये क्या है हमारा पास R3 है। इस तरीके से अगर फॉर्मेट कहीं भी दिखाई दे रहा, आप इसे फिर किसी भी चीज से ऐड कर दो, चाहे तो आप इसे फिर किसी भी चीज से ऐड कर दो, अगर ये वाला फॉर्मेट आपको कहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, R1 ये एक ही लाइन में इस तरीके से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है हमारा? सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है भाई, ठीक है जी, जल्दी जल्दी से नोट डाउन करो भाई। ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हमारा? सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी ये वाली बात? चलो अब मैं अगर इसकी जगह, ये आपका करंट था, मान लो इसकी जगह मैं क्या काम करूं, यहाँ पे एक सेल जोड़ दूं, एक प्लस एक माइनस जोड़ दूं, ये प्लस है ये माइनस है, यहां से करंट चली भाई, यहां से आई चली, यहाँ पे जो करंट इसमें जा रही होगी, जल्दी से देखो, जो करंट R1 में जा रही होगी वही करंट R2 में जाएगी, वही करंट R3 में जाएगी, क्योंकि एक ही उसमें एक ही तार के बीच में जुड़े हुए हैं ये। तो जरा एक बार एक ये वाली बात बताना, यानी कि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी वैल्यू सेम रहती है? तो आप क्या होगा, करंट हमारी सेम रहती है, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट कैसे रहती है? सेम रहती है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि, मतलब इन्हें ऐड करने का तरीका है। ये लैंग्वेज आप कोई सी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं इस लैंग्वेज को दिखाता भी ना, आपको इस वजह से दिखाना पड़ रहा है जिससे कि एक मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि मैं हर डेरिवेशन को बिना उसके लैंग्वेज के बना देता हूँ, लेकिन वो जो मैं बात बोलता हूँ ना वही काफी है। आप जब भी मेरी ये वाली बात नहीं लिख पाओगे आप एग्जाम में, कि भाई हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, इन्हें ऐसा जोड़ा जा रहा है कि इनमें करंट कैसी रहने वाली है?
सेम रहने वाली है, लेकिन एक चीज अलग हो जाओगी, हर जगह v कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि ऐसा जोड़ा जाता है कि i समान रहे, i समान रहे रहे तथा विभवांतर, विभवांतर कैसा रहता है, विभवांतर असमान रहेगा। यानी कि v की वैल्यू कैसे रहेगी यहां से, यानी कि i की वैल्यू तो कैसी रहती है इस केस में, सेम, और v की वैल्यू कैसी रहती है, डिफरेंट, कैसी रहती है, डिफरेंट। बस इसी चीज का फायदा लेना है यहां से। तो अगर मैं आपसे कहूं यहां से यहां तक का मान लो ये v1 है, यहां से यहां तक का ये v2 है इस तरीके से, और यहां से यहां तक का ये क्या है, v3 है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक ओम्स लॉ लगाओ जल्दी से, R इजिकल टू वी अपॉन आई होता है, ओम्स लॉ लगा दिया। क्या अलग है, आप देख रहे हो v1 v2 v3 अलग है, तो यहां से v की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, r i आ जाएगी। अब यहां से v1 की वैल्यू निकाल लोगे तो आप क्या होगे, r1 आएगी, लेकिन कौन सी चीज सेम रहेगी, i सेम रहेगा। इसी प्रकार से v2 निकाल दो, r2 कौन सी चीज सेम रहेगी, इसमें भी i रहेगी, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इसे इक्वेशन सेकंड कह दो। इसी प्रकार से तीसरे के लिए v3 निकाल दो, r3 i, ये तीसरी इक्वेशन होगी। अब मैं इसे क्या करूंगा, टोटल v निकाल दूंगा, जब सब जगह अलग अलग है तो टोटल v निकालने में क्या दिक्कत है, v इजकल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। यहाँ v इजकल टू v1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से r1। अच्छा मैं अभी एक काम करता हूँ, ये जो v वाली है ना, v की वैल्यू यहाँ पर रख दो, ri इजकल टू r1i प्लस r2i प्लस r3i। क्लियर है ये वाली बात, यस से इसमें से ri ऐसा कैसे, यहाँ से i कॉमन ले लो, सभी में से i कॉमन ले लिया, r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है, i से i कट गया, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना r इजिकल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। क्या ये फॉर्मूला क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बताओ, क्या इस फॉर्मूले में किसी कोई दिक्कत समस्या, आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी। चलो इस फॉर्मूले की खूबी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो एक बार दोबारा से इसके पॉइंटों को आप देख लो, वीडियो पॉज करके, फायदा होता है ऑनलाइन में, कितनी बारी पीछे देख लो, टीचर को कितनी बारी चुप कर दो, कितनी बारी तेज आवाज कर दो, कुछ भी कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला, यानी कि सीरीज का हमारा जो फॉर्मूला आ गया भैया, सीरीज का यानी कि श्रेणी क्रम का जो बेहतरीन सा फॉर्मूला निकल के आया है, r इजिकल टू r1 प्लस r प्लस r3 आया। जब आपको r की वैल्यू बहुत ज्यादा चाहिए, r की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आप हमेशा जोड़ोगे सीरीज में, किस सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। आपके घरों में झालर होती है ना, जो लिप जिप करने वाली जो झालर होती है, आप दीपावली पे लेकर आते हो, वे किस फॉर्मेट में जुड़ी हुई होती है, सीरीज में जुड़ी होती है। यानी कि पहले वाले बल्ब में जैसी करंट फ्लो होगी ना, लास्ट वाले बल्ब में भी ऐसी करंट फ्लो होगी, समझ में आ गई। तो सीरीज में कहाँ पे जोड़ा जाता है, वहां पे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारी ये वाली बात होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम में। अब थोड़ा ध्यान से समझना भैया, ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आपसे कहूं इसका क्या केस है, इसका केस है एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, ओके। देखो यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है, R3 है, ये वाला A पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है। यहां से हमने बैटरी से ऐड कर दिया, यहां से नेगेटिव, जैसे यहां से करंट गई आई,
अब दे थोड़ा ध्यान से समझना भैया, करंट गई आई, तो ये तीन जगह इस ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद तीन जगह डिवाइड हो जाओगी। यहाँ पे ये I1, यहाँ पे ये I2, I3, लेकिन एक चीज सेम रहने वाली, यहां से लेकर यहां तक का क्या सेम रहने वाला है, V सेम रहने वाला है। यानी कि R1 R2 और R3 को इस प्रकार से जोड़ा है, चलने वाली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो R1 R2 R3 को इस प्रकार से जोड़ा है कि उनमें बहने वाली जो धारा है वे तो अलग अलग हो, ठीक है, वे तो अलग अलग हो, लेकिन विभवांतर कैसा हो, हमारा सेम हो, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ से ओम्स लॉ की हेल्प लेंगे, तो क्या होंगे जी, प्रकट हो R इजिकल टू V अपॉन आई, और यहाँ से किसकी वैल्यू डिफरेंट निकालनी है, अलग अलग क्या है, आई इजिकल टू यहाँ से क्या बनेगा V बाई आर। अब देखो यहाँ से पहले के लिए I1 इजिकल टू V, तो सेम, ये पहले के लिए निकल गया, फिर ऐसे दूसरे के लिए V बाई R2, ऐसे तीसरे के लिए V बाई R3। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, टोटल आई निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, टोटल आई निकाल लेंगे। टोटल आई का फॉर्मूला क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। आई की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, आई की वैल्यू है यहाँ से V बाई आर, I1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। यस से सभी में से आप क्या काम करोगे, इनमें से सभी में से V कॉमन ले लो, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये टर्म्स बन जाएगी, और यहाँ से V कट जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला बना 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बना है, बेहतरीन सा यो समांतर क्रम का, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्लियर होगी ये वाली बात। अब इसकी विशेषता बताते हैं इस फॉर्मूले की, ठीक है। जो फॉर्मूला आया है बाई R इजिकल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ये जो फॉर्मूला आपका आया है, जब हमें R की वैल्यू रेजिस्टेंस कम कितना चाहिए, रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो कब जोड़ोगे आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे, पैरेलल में, यानी कि ये वाली बात तो क्लियर होगी। अच्छा एक बात और बताऊं, हमारे जो घरों की, ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में या इंटरव्यू में आपसे पूछ ले जाता है, हमारे घरों में जो बिजली की वायरिंग होती है, कि बिजली वायरिंग किस फॉर्मेट में होती है, बिजली वायरिंग किस फॉर्मेट में होती है, पैरेलल में। किस फॉर्मेट में होती है, पैरेलल में, समांतर क्रम में। अब विशेष बात बताता हूं ऐसा क्यों होता है, समांतर क्रम में होती है, ठीक है। अब ध्यान से, अभी कोई पूछा लगा समांतर क्रम में ही क्यों, तो उसका रीजन मैं बता रहा हूं, वाई का रीजन देखो। अगर मैं आपसे बताऊं, मैंने अभी आपको क्या बताया, ये मान लो आपका घर है, यो इतना बड़ा, ये क्या है आपका, यो घर है। यहां से आप एक बात बताओ, वोल्टेज तो सबको सेम ही दोगे। आपका घर का इस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को मैंने बी पॉइंट मान लिया, दूसरे साइड को आपने ऐसे इसे 200 वोल्ट दे दी भाई, ठीक है जी, 200 वोल्ट दे दी क्या। और यहाँ पे हमारा बल्ब लगा हुआ है, ये लग रहा, यहाँ पे हमारा पंखा लग रहा है, यहाँ पे हमारा एसी लग रहा है, यहाँ पे हमारा चंगू मंगू को सामान लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब है हमारा, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो सपोज करो ये बल्ब जो है, बल्ब कम लाइट चाहिए सर, कैसे कितनी चाहिए, कम लाइट चाहिए, तो ये 200, अब क्या होगा, जिसे अब ये आई हमारे जैसे यहाँ जाएगा, जो आई के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से I1 चला गया इसे, यहाँ से I2, इससे ये I3, और यहाँ से ये I4, ठीक है। मान लो बल्ब को, मान लो सपोज करो 20 लाइट चाहिए थी, तो इसे 20 मिल जाएगी। मान लो पंखे को कितनी चाहिए थी, 200 चाहिए थी, इसे मिल जाएगी ये। मान लो एसी को, मान लो सपोज करो 200 चाहिए थी, तो इसे मिल जाओगे। मान लो इसे कम चाहिए थी, मान लो 10 वोल्ट चाहिए थी, तो इसे कम दे देगा। तो हम बार बार अपना वी को थोड़ी ना चेंज करेंगे, तो इस वजह से आई अलग अलग होने की वजह से ही, लेकिन वी की वैल्यू, आई तो अलग अलग होने की वजह से और वी की वैल्यू सेम होने की वजह से हमारे घरों में वायरिंग कैसी होती है, समांतर होते, पैरेलल में। अब गलती से किसी ने सीरीज में कर दी, मान लो कोई भूल चूक वाला मिस्त्री आ गया आपका, ये किस फॉर्मेट में
वायरिंग हुई है हमारी पैरेलल में, ठीक है, समांतर क्रम में। अब मान लो आपसे इंटरव्यू में पूछा कि क्या कर रहे हैं, बाय द वे उसने सीरीज में कर दिया आपके घरों की वायरिंग, किसमें कर दी, भूल गया वो बेचारा। यानी कि सब जगह एक जैसा करंट जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ भी एक जैसा, यहाँ भी एक जैसा, यहाँ भी एक जैसा, यहाँ भी एक जैसा। मान लो इससे हमने इसे 200 वोल्ट लाइट, बल्ब को सपोज करो 10 वोल्ट चाहिए, और मान लो पंखे को 180 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे 200 चाहिए, मान लो इसे 15 वोल्ट चाहिए, मान लो इससे 200 गई, तो सबसे पहला तो बल्ब फूटेगा, क्योंकि सब जगह आई एक जैसी रहती है। यहाँ भी आई एक जैसी, यहाँ भी एक जैसी, यहाँ भी एक जैसी, यहाँ भी एक जैसी, तो बल्ब फूट गया। ये सही काम कर देगा फिलहाल, ये सही काम कर देगा, ये खराब हो जाएगा। तो मतलब हमारी इस वजह से हम क्या काम करते हैं अपने घरों में, वायरिंग कौन सी करते हैं, पैरेलल फॉर्मेट में करते हैं। जल्दी से बताओ समझ में आई या नहीं आई बात। तो अब एक सभी हेडिंग लिख देंगे अपनी कॉपी में, क्या, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इसे बोलते हैं धारा घनत्व। क्या बोलते हैं इसे, धारा घनत्व। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना भैया धारा घनत्व के विशेष बात को। अगर मैं आपसे कहूं धारा घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जे से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जे से। जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब इससे क्या समझे तुम, ए किसका है, मान लो तार का या चालक का क्षेत्रफल है, और आई क्या है, उसमें बहने वाली धारा है। तो किस किस का रेशो करंट डेंसिटी रहेगा, आई का और उसके क्षेत्रफल का, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का, दोनों का रेशो क्या रहेगा हमारा, करंट डेंसिटी रहेगा। फॉर्मूला समझ में आ गया, डेफिनेशन आप इसी से बना दोगे। तो मैं ये डेफिनेशन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं कि करंट डेंसिटी की डेफिनेशन देखता हूं कौन कैसा बच्चा कैसा बनाता है। अब मैं अगर इसकी बात कर लगूं, करंट डेंसिटी किस प्रकार की क्वांटिटी होती है, आपके लिए ये वाली बात जल्दी से बताओ, स्केलर है या वेक्टर, कैसी होती है, जल्दी जल्दी से बताओ भैया। ठीक है, अगली वाली क्लास में पूछूंगा मैं ध्यान से, वेक्टर होती है स्केलर, ठीक है जी। तो याद रखियो, याद रखने वाली बात थी वैसे ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, यानी कि सदिश राशि होती है, ठीक है। और इसका मात्रक देख लो एक बार, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक किसका, करंट डेंसिटी का, क्या होता है, देखो इसका क्या बनेगा, आई का एम्पियर, क्या बनेगा एम्पियर, और का क्या बनेगा मीटर स्क्वायर, ये एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। चलो डायमेंशन दिखाओ जल्दी जल्दी से सभी बच्चे इसकी, यानी कि वीमा निकाल के दिखाओ। वीमा कैसे निकाल लोगे, एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर हमारा होगा एल की 2, तो क्या बन जाएगा यहाँ से ए एल माइनस 2, तो यहाँ से एक यूनिट और बन गया आगे, जैसे आप ऊपर ये वैसे तो इससे आ जाती हो, तो यहाँ से मतलब यही बन गई, ठीक है। जल्दी से बताओ डायमेंशन क्लियर है सभी को, आई होप डायमेंशन सभी को क्लियर होगी। तो कल का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, कल का जो टॉपिक चलेगा, कल हमारा टॉपिक चलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उससे पहले मैं आपको मीन फ्री पाथ समझाता हूं अच्छे से, ठीक है। कौन सा टॉपिक समझाता हूं, मीन फ्री पाथ। देखो अब ध्यान से, कौन सा, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। अब एक बात ध्यान से समझियो, ऐसे मान के चलो जिस प्रकार से गैस के इलेक्ट्रॉन ना आपस में टकराते हैं, क्या होता है, गैस के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है, टकराते हैं। तो इसी प्रकार से मेटल, जो मेटल के आयंस होते हैं, क्या मेटल के क्या होते हैं, आयंस होते हैं, या पॉजिटिव कह सकते हैं। जैसा आपने ऐसा मान के चलो कि ये एक हमारे पास कोई मेटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ, और ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो वाइब्रेट करते हैं क्योंकि सॉलिड में मूवमेंट नहीं होती, लेकिन ऐसा मान के चलो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, यानी कि मेटल के बारे में ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कि
किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना ये भी थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं, और जब ये मूवमेंट करते हैं तो आपस में इनकी क्या होती है, कोलिजन होता है, टक्कर होती है। तो दो क्रमांगत टक्करों के बाद, क्या बताया मैंने, दो सक्सेसिव कोलिजन के बाद जितनी भी वे डिस्टेंस चलेंगे उसे क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ कहेंगे। क्लियर, आगे समझ में। मान लो हमारे पास दो पार्टिकल हैं, इन पार्टिकलों ने एक बार तो यहाँ टक्कर लगा दी, आपस में इनकी टक्कर यहाँ पे होगी, ठीक है जी। मान लो ये यहाँ से 1 मीटर चले और जो भी यहाँ से चले, मान लो टक्कर के बाद की बात हो रही है भाई, टक्कर के बाद ये 1 मीटर चले, फिर एक बार और टक्कर होगी, फिर ये 2 मीटर चले, तो टोटल कितना चले, 3 मीटर। तो 3 मीटर ही क्या रहेगा हमारे पास, मीन फ्री पाथ। तो यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन होने के बाद, दो क्रमांगत टक्करों के बीच, टक्करों के पश्चात चली जाने वाली दूरी, चली जाने वाली दूरी, जाने वाली दूरी, दूरी क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। क्लियर होगी ये वाली बात, कहलाता है, ठीक है। यानी कि टू सक्सेसिव कोलिजन होने के बाद में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसे क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ कहेंगे। क्या आज की क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। आज की क्लास कंप्लीट होगी, कल इस 5वें चैप्टर के मैं आपकी थ्योरी खत्म कर दूंगा और परसों से आपके न्यूमेरिकल चला दूंगा। ऑल द बेस्ट सभी को, इस प्रकार से हमारी क्लास के साथ लगातार जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट भाई।